हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 की प्लेलिस्ट चल रही है। इसके अंदर आज लेक्चर नंबर 8 है बेटा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के भी करेंगे और टेक्स्ट के भी करेंगे। तो देखो बेटा, करेक्टरिस्टिक का क्या मीनिंग होता है। Characteristic of a ring R is the least positive integer n such that nx is 0 for all x belongs to R। सबसे पहली बात कि आप करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करेंगे। देखो, करेक्टरिस्टिक एक नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और सबसे छोटा एलिमेंट होना, सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n लेंगे, सच दैट उसको रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो हमें जीरो मिलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरी रिंग के अंदर हमें जो है पूरी रिंग के एलिमेंट्स लेंगे, उनको किसी ऐसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन से मल्टीप्लाई करना है कि आपको जीरो मिल जाए। इट शुड होल्ड फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे रिंग के एलिमेंट होने चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए। अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया तो हम बोल देंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग इज एन। और अगर ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिलता, मान लीजिए कोई ऐसा इंटीजर हमें नहीं मिल रहा सच दैट कि एन एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल देंगे कि रिंग का करेक्टरिस्टिक क्या है? जीरो है। तो हम लिखेंगे आर हैज करेक्टरिस्टिक जीरो इन दैट केस। और अगर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज एन। अब करेक्टरिस्टिक के लिए हमारी जो नोटेशन है वो है सी एच ए आर, कैर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग याद रखना, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एन होता है। सपोज कर लीजिए इंटीजर्स की आपको रिंग दी हुई है और आपसे कहा करेक्टरिस्टिक निकालो रिंग ऑफ इंटीजर्स का। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि इंटीजर्स को मैं किसी ऐसे एन से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जीरो मिल जाए। तो आप देखो, आपको तो पता है कि इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं। कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मिलेगा तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसा नॉन जीरो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, पॉजिटिव है तो एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। ऐसा कोई एन नहीं मिलेगा मुझे जिसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करके मुझे जीरो मिल जाए। तो देर इज नो सच इंटीजर एक्स सच दैट, नो सच इंटीजर एन सच दैट एन इंटू सम एलिमेंट सम इंटीजर इज जीरो। तो इसका मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया? जीरो हो गया। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड इज जीरो। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं करेक्टरिस्टिक जेड एन का। अब जेड एन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिकॉल कीजिए जल्दी से, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक। ऑपरेशन कौन सी होती है? एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। अब जेड एन का मतलब, करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन मतलब जेड एन के सारे एलिमेंट किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, किस पॉजिटिव इंटीजर एन के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जीरो मिल जाए। आपको पता ऑल मल्टीपल्स ऑफ जेड एन। ठीक है, और ऑल मल्टीपल्स ऑफ एन आपको मैं हमेशा बताती हूँ, अगर जेड सिक्स है तो सिक्स के सारे मल्टीपल्स आपके जीरो होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही जेड एन है तो जेड एन के सारे जेड एन में एन के सारे मल्टीपल्स आपको जीरो देंगे। तो एनी एलिमेंट ऑफ जेड एन विच इज अ मल्टीपल ऑफ एन विल गिव जीरो। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन क्या आ गया आपके पास? एन आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? जैसे जेड सिक्स होगा तो करेक्टरिस्टिक सिक्स हो गया, जेड फोर है तो करेक्टरिस्टिक फोर हो गया, क्योंकि उस सारे मल्टीपल्स उसके जीरो होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड टू एक्स। सबसे पहले तो जेड टू एक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जेड टू मतलब एंट्रीज फ्रॉम जेड टू। अब जेड टू क्या होता है? जीरो और वन। और जब Z2X लिखते हैं तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल्स लेने हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉलिनोमियल्स लो जिनके जो कोफिशिएंट है वो Z2 से आएंगे। ठीक है, Z2 मतलब जीरो और वन। तो मेरे पास Z2 के जो एलिमेंट्स, Z2X के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे? देखो, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके के कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया सपोज डिग्री n का, जिसमें वेयर ऑल दीज ए आईज आर इधर जीरो और वन। ठीक है, ये ए आई या तो जीरो होंगे या वन होंगे, इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं और वो जीरो और वन ही हो सकते हैं। ये मेरी डेफिनेशन है Z2X की। ठीक है, आपको पता है दूसरी बात क्या होती है? दो पॉलिनोमियल इसके अंदर Z2X में दो पॉलिनोमियल को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल सेम तरीके से ऐड होंगे, जैसे पॉलिनोमियल्स ऐड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल्स ऐड होंगे और मल्टीप्लाई होंगे। द ओनली थिंग इज कि उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको रिड्यूस कर दोगे आप मॉडुलो टू में। मतलब जैसे मैं, ये देखो, टू प्लस मान लीजिए एक्स है। ठीक है, इसको मैं अगर वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ
2 ले लो, 2 प्लस एक्स से ही कर रही हूँ, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। आप जो होता, सॉरी 0 और 1 ही है मेरे पास, तो 1 होगा, ठीक है, 1 ही ले लो, तो 1 इंटू 1 करूंगी तो 1 ही आएगा। आप मतलब इससे बाहर नहीं आ सकते Z2 से, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलिमेंट Z2 का ही मिलेगा। अगर नंबर बड़ा हो रहा है आपका तो आप उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे, ये मीनिंग है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि करेक्टरिस्टिक कैसा होगा इन पॉलिनोमियल्स का। तो देखो, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर ढूंढिए जब उसको किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो है 0 आ जाए, ठीक है। तो आप देखो, कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, सपोज कर लो a0 a1x ऐसे करके an xn, मैंने कहा इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, सपोज कर लो n से मल्टीप्लाई करूं, कि जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 0 आ जाए। तो आपको पता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए, तो आपको पता है ना कि Z2 है तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 0। तो अगर ये n मेरा 2 हो जाएगा तो जब मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो कोफिशिएंट्स आएंगे 2a0 प्लस 2a1x प्लस डैश डैश 2an xn। अब ये सारे 0 होंगे क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये भी 0 आ गया, 2a1 भी 0 आ जाएगा, ये 2an भी 0 आ जाएगा, तो 0 पॉलिनोमियल आ गया, इसका मतलब आंसर 0 आ गया। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 2 ही हो जाएगा। तो Z2x ले रखा है तो करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, Z3x लूंगी तो करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पर उसका मल्टीपल जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे आ जाइए। अब देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी, इसके ऊपर बुक में जो थ्योरम दे रखी है वो थ्योरम कर रहे हैं कि लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, ठीक है, यूनिटी है इसका मतलब इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो इफ 1 हैज द इनफाइनाइट ऑर्डर अंडर एडिशन देन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज 0, एंड इफ 1 हैज ऑर्डर n अंडर एडिशन देन करेक्टरिस्टिक ऑफ r इज n। अब थोड़ा सा जरा ऑर्डर की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए जो हमने ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो पहले मैं ऑर्डर की डेफिनेशन आपको बता दूं, तभी आपको इस थ्योरम का मीनिंग समझ में आएगा। देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज e। e क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। देखो, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जब उसकी पावर हम a की पावर रेज करेंगे तो हमारे पास e आ जाए, तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ a इज n। इसको लिखते ऐसे हैं ओ ए एन। किसी भी एलिमेंट की कोई पावर रेस करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाए तो हम बोलेंगे उसका ऑर्डर जो है आपका n है, और ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और सेम यही डेफिनेशन अगर एडिटिव नोटेशन में ले लें तो ये a टू द पावर n, ये मल्टीप्लाई ना होके क्या होगा, a प्लस a, क्योंकि एडिटिव नोटेशन होगा तो n टाइम्स ऐड कर दोगे तो n a आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर नोटेशन मल्टीप्लिकेशन की है तो ऑर्डर का मतलब होता है a टू द पावर n इज e, और अगर एडिटिव नोटेशन है तो ऑर्डर का मतलब होता है n a इक्वल टू 0। तो आप कहोगे मैडम अब n a इक्वल टू 0 आ गया तो ये तो करेक्टरिस्टिक ही बन गया। तो याद रखिए कि यहाँ पर n a इक्वल टू 0 में ऑर्डर मिल रहा है सिर्फ एलिमेंट a का, और जो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है उसमें फॉर ऑल वर्ड था। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में जो ये सिंगल n था वो हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा था, और ऑर्डर की डेफिनेशन में ये n जो होता है सिर्फ जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए होल्ड करता है। मतलब एक रिंग के अंदर मान लीजिए 10 एलिमेंट है तो हो सकता है 10 के 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट के ऑर्डर सेम आ जाए, 5 के अलग आ जाए, मतलब हर एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर हो सकता है। बट करेक्टरिस्टिक कहता है कि जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है दैट शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। तो ऑर्डर की डेफिनेशन में और करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में फॉर ऑल का डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्डर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है पर करेक्टरिस्टिक पूरी रिंग का होता है, ठीक। और उसमें भी हमारा ऑर्डर की डेफिनेशन में भी यही बात होती है कि अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोलते हैं ऑर्डर इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। चलिए अब आ जाइए मेन प्रूफ पर। मेन प्रूफ आपको ये कह रहा है कि जो ये यूनिटी एलिमेंट है अगर इसका ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर अंडर एडिशन ही निकालना है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर इनफाइनाइट है तो रिंग का करेक्टरिस्टिक 0 होगा। देखो, 1 का इनफाइनाइट ऑर्डर होना मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट n इंटू 1 इज 0, ठीक है। यही डेफिनेशन बताइए ऑर्डर की आपको, इनफाइनाइट ऑर्डर की। तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब जब 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे को तो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन कह रही थी इट शुड होल्ड फॉर ऑल n, फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। तो अब 1 भी एक एलिमेंट था रिंग का, उसके लिए होल्ड नहीं कर रहा तो हमारी करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पूरी नहीं हो पाएगी।
तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 होता है जब आपका ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, केस 2 लेते हैं। वन हैज फाइनाइट ऑर्डर, कि ऑर्डर ऑफ वन जो है वो सपोज कर लो n है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, n इंटू वन इज 0। ठीक है, यही डेफिनेशन कहती है। मुझे शो करना है कि ये जो n है ये करेक्टरिस्टिक है रिंग आर का, करेक्टरिस्टिक होगा तो ये होल्ड करेगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। तो मैंने लिया सपोज कर लो x इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, तो nx निकालूंगी। अगर nx 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर तो ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो देखो nx, अब इस x को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 यूनिटी है। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके n और 1 को इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके n और 1 को इकट्ठा कर लिया। अब n1 क्या है, मेरे पास 0 है, तो n1 की जगह मैंने 0 डाल दिया। आपको पता है रिंग के अंदर 0 इंटू कोई भी एलिमेंट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू एक्स इज 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना, बिकॉज इन अ रिंग 0 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, 0 आ गया। तो n से कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो रिंग का तो मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इज n। ठीक है, तो बच्चों समझ आई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर में और करेक्टरिस्टिक में क्या फर्क है। ऑर्डर सिर्फ एक एलिमेंट की बात करता है एट अ टाइम, ठीक है, करेक्टरिस्टिक पूरे रिंग का की बात करता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल डोमेन, और अभी तक बात कर रहे थे रिंग की, तो क्या फर्क आ गया, इंटीग्रल डोमेन इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। तो अगर फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है तो करेक्टरिस्टिक या तो 0 आएगा या फिर कोई प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखें कि जितने भी इंटीग्रल डोमेन है उनका करेक्टरिस्टिक या तो 0 होता है या फिर प्राइम नंबर होता है। पहले प्रूफ कर लें थ्योरम। तो देखो हमने कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन लिया, हम उसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और हम शो करेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक या तो 0 है या फिर कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो मेरे को पता है कि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, उसके पास यूनिटी होगा और वो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर होगा। ठीक है, तो आर के पास यूनिटी है, तो अब इस यूनिटी एलिमेंट का ऑर्डर या तो इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा। ठीक है, तो मैंने केस 1 बनाया कि ऑर्डर ऑफ आर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो इनफाइनाइट है अंडर एडिशन, तो ऊपर वाली थ्योरम होल्ड कर जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली थ्योरम तो रिंग के लिए थी और मैं इंटीग्रल डोमेन के लिए प्रूफ कर रही हूँ, तो इंटीग्रल डोमेन भी तो रिंग ही होता है। तो मेरे को ये भी पता है कि इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि इंटीग्रल डोमेन के पास रिंग विद यूनिटी है, तो इसका मतलब ऊपर वाली सारी गिवन कंडीशन होल्ड कर गई। तो ऑर्डर ऑफ 1 अगर इनफाइनाइट है तो ऊपर वाली थ्योरम से मुझे पता चला इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, अब मुझे लेना है कि अगर ऑर्डर ऑफ 1 फाइनाइट है, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है प्राइम नंबर होगा। तो ऊपर वाली थ्योरम तो कह रही है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ n होगा, सपोज कर लो कोई भी फाइनाइट नंबर n, मुझे अब शो करना है एक्स्ट्रा में कि ये n जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो n अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट नंबर मतलब देखो प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, और अगर वो प्राइम नहीं होता इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो मैंने ले लिया n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स से एस एन टी, और ये एस एन टी क्या होंगे, 1 से बड़े होने चाहिए और n से छोटे होने चाहिए, क्योंकि n को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो दोनों एलिमेंट n से तो छोटे ही होंगे ना, बड़े एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई करने पर नहीं बनेगा, तो s और t दोनों n से छोटे हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ 1 n है तो इसका मतलब n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू 1 इज 0। ये मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन जो अभी ऊपर सिखाई आपको उसको यूज किया। अब कंसीडर करो, देखो उल्टा करके लिख लो, 0 इक्वल टू n इंटू 1 लिख लो, इस n की जगह पे एस टी डाल दो, यहाँ से ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है ऊपर से एस टी डाल दिया। अब इस s को मैं s इंटू 1 और t को t इंटू 1 लिख सकती हूँ ना, तो इसका मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, और ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज 0। ठीक है, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज 0, तभी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो या तो s डॉट 1 0 होगा या t डॉट 1 0 होगा। अगर s डॉट 1 0 हो जाए एंड s इज लेस देन n, इसका मतलब यहाँ पे देखो ना s इज लेस देन n था ना, ये रहा, ये देखो ये रहा, s एंड t बोथ आर लेस देन 1, तो इसका मतलब तो ये हो गया मुझे n से भी छोटा नंबर मिल गया जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 0 मिल रहा है। तो इसने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया हमारा 1 का। हमने तो कहा था ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो n है, ऑर्डर ऑफ 1 अगर n है तो n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, बट हमने तो उससे भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर निकाल दिया, तो ये मेरी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई।
ठीक है, इसी तरीके से अगर बाई चांस टी डॉट 10 होगा और टी लेस देन एन है मेरे पास, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 का टी बन गया। वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि मैंने तो ऑर्डर 1 का एन ले रखा है, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। तो मैंने क्या एज्यूम कर रखा था कि एन प्राइम नंबर नहीं है, तो मेरी वो एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो मेरा क्या होना चाहिए, एन प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए और चलिए आगे क्वेश्चंस देखिए। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद प्राइम करेक्टरिस्टिक पी। तो आपको शो करना है एक्स प्लस वाई टू दी पावर पी इज एक्स पी प्लस वाई पी। देखो बेटा, वैसे एक्स प्लस वाई की पावर पी को अगर आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करें तो बहुत लंबी एक्सपेंशन है। तो मैं कह रही हूँ कि वो एक्सपेंशन में सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं, सिर्फ एक्स पी प्लस वाई पी बचता है। तो देखो गिवन क्या है, प्राइम करेक्टरिस्टिक पी, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या है, पी है। इसका मतलब पी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं, मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे मुझे जीरो मिलेगा। ये करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है। अब मैंने कंसीडर कर लिया एक्स प्लस वाई को पी, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड किया। ठीक है, एक्सपैंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सबको बेटा बाइनोमियल थ्योरम पता होनी चाहिए क्या है। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है, आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखते हैं पी सी जीरो, पी सी वन, पी सी टू, ऐसे करके पी सी पी तक। फिर जो ये एक्स वाला है इसकी एक एक पावर कम करते जाओ और वाई वाले की एक एक पावर बढ़ाते जाओ। तो पहले एक्स टू दी पावर पी, फिर एक्स टू दी पावर पी माइनस वन, फिर एक्स टू दी पावर पी माइनस टू, ऐसे करते गए। फिर वाई की पावर बढ़ाते जाओ। देखो यहाँ पे वाई की पावर जीरो, फिर वाई की पावर वन, फिर वाई की पावर टू, ये सब आ जाएगा। अब देखो पी सी वन का मतलब पी होता है, पी सी टू का क्या मतलब होता है, पी इंटू पी माइनस वन बाय टू, पी सी थ्री का पी इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल। तो मैंने वो एक्सपेंशन लिख दी। ठीक है, फिर देखो मैंने क्या किया, अब ये देखो ये p और ये y को तो मैंने इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो एक y तो p के साथ ले लो और एक y को अलग छोड़ दो, तो पी वाई आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करेक्टरिस्टिक जो है रिंग का वो p है, यानी कि p से कोई भी एलिमेंट रिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं p के मल्टीपल बना बना के लिख रही हूँ। तो अब देखो x टू दी पावर p एज इट इज रह गया, ये पी वाई जीरो आ जाएगा। अब इस वाली एक्सप्रेशन में भी पी वाई आ गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब इससे आगे वाली में भी पी वाई होगा जरूर। ठीक है ना, क्योंकि पी इंटू पी माइनस वन बाय टू ये तो अब सबके साथ है, तो हर एक बारी आप p के साथ y एक लगाते जाएंगे तो सारे जीरो आ जाएंगे। तो ये वाई पी लास्ट में आपका बच जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास लास्ट में बच गया वाई पी। तो मेरे पास आ गया एक्स पी प्लस वाई पी, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका कि x प्लस वाई की पावर p की पावर n, ये होगा x की पावर पी एन और y की पावर p टू दी पावर n, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो इंडक्शन लगा लो, जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कुछ चीज प्रूफ करनी है तो यू कैन ऑलवेज यूज इंडक्शन। तो आपने n को 1 डाला, तो जब n को 1 डाला, इंडक्शन क्या कहता है, पहले रिजल्ट को प्रूफ कीजिए कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, then assume कर लो it is true for n equal to k and then prove that it is true for n equal to k plus 1। यही होती है इंडक्शन। तो मैंने n को 1 डाल दिया तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई की पावर p इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई पी। तो ये तो मैंने अभी अभी ऊपर प्रूफ ही किया है। ठीक है ना, बाय दी अबव पार्ट। तो ये तो मेरा होल्ड कर जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। मैंने कहा सपोज कर लो n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो मैंने इस n की जगह पे k डाल दिया, जहां मेरी पेंसिल है ना जो मुझे प्रूफ करना है इसमें n को k डाल दो। ठीक है, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस बन गई कि k के लिए एज्यूम कर लिया और k प्लस वन के लिए प्रूफ कर देंगे। अब मैं शो करूंगी k प्लस वन के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो यानी कि मैंने n की जगह पे k प्लस वन डाल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। अब p k प्लस वन को आप लिख सकते हो p k इंटू पी। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे ये वाली पावर को एक साथ कर लिया और बाकी की पावर बाहर कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्टेप आ गया मेरा। ठीक, तो मेरा ये वाला स्टेप आ गया। अब ये वाला स्टेप जो है x प्लस वाई की पावर p के, ये स्टार से इसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, यहाँ से स्टार से इसकी वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक बच्चों, अब देखो ये एक नंबर, ये एक नंबर और ऊपर p। तो आपको पता है ना कि ऊपर पार्ट ए में आपने प्रूफ किया है कि x प्लस वाई की पावर p इज एक्स पी प्लस वाई पी। तो अब वो वाला पार्ट इसमें यूज कीजिए। तो ये सपोज कर लो x है और ये सपोज कर लो y है और उसकी पावर p है, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर p प्लस y की पावर p। तो ये क्या बन गया, x की पावर p के प्लस वन और y की पावर p के प्लस वन। तो ऊपर वाला पार्ट जो कि n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रहा था उसको यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू आ गया बेटा n इक्वल टू k प्लस वन के लिए। तो बाय इंडक्शन रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का कि उसने कहा कि अगर आप
रिंग का करेक्टरिस्टिक 4 ले ले, मान लीजिए 4 है रिंग का करेक्टरिस्टिक, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया कि ये क्वेश्चन आपका चल रहा था कि अगर प्राइम नंबर है, मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग अगर प्राइम नंबर है तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा था, अगर प्राइम ना हो तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसने ये क्वेश्चन बनाया कि आपको वो दिखा सके कि प्राइम नंबर अगर ना हो तो रिजल्ट होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो बेटा जब कोई चीज होल्ड नहीं करती तो गिव अ काउंटर एग्जांपल। तो मैंने लिया पी को 4 ले लिया, एस को मैंने लिया 0369 इन जेड 12 के अंदर लिया है, 12 के अंदर। ठीक है, तो इसका जो रिंग है ना, इसका करेक्टरिस्टिक 4 होगा। ठीक है, क्यों होगा इसका करेक्टरिस्टिक 4? क्योंकि 4 से जब आप ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 0 आ जाएगा। देखो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12 है। आपने ऑपरेशन जेड 12 की ले रखी है ना, तो 12 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 0। फिर आप देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24। मैंने मॉड 12 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना बाकी है। तो जब आप 24 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। फिर आपने लिया 4 इंटू 9 36, जब इसको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो फिर से 0 आ गया। तो इसका मतलब इस रिंग का करेक्टरिस्टिक क्या है? 0 आ गया आपका। ठीक है, अब ये तो मुझे सॉरी, इस रिंग का करेक्टरिस्टिक 4 आ गया। अब आपको शो करना है कि x प्लस वाई पी की पावर p एक्स पी प्लस वाई पी नहीं है। इसका मतलब दो एलिमेंट लो पहले इस s के अंदर। मैंने वो दोनों एलिमेंट ना सेम ले लिए 3। ठीक है, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। अब देखो x प्लस वाई टू दी पावर p मुझे शो करना है एक्स पी प्लस वाई पी के बराबर नहीं है, तो x को भी मैंने 3 ले लिया और y को भी मैंने 3 ले लिया। तो मैंने कंसीडर किया ये x प्लस वाई टू दी पावर p, तो 3 प्लस 3 की पावर 4 ले लिया। तो 3 प्लस 3 क्या होता है? 6, तो 6 की पावर 4 आ गया। इसको सॉल्व करो, 6 की पावर 4 होता है 1296। अब क्योंकि मुझे z 12 से बाहर नहीं आना तो मैं इसको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लूंगी। ठीक है, तो मैंने देखो 12 से डिवाइड करके दिखाया हुआ 1296 को, तो डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो मेरे पास आ गया 0। तो x प्लस वाई टू दी पावर p एक तरीके से आ गया 0। अब इसके अंदर डालो वैल्यू, देखो ये एक्स पी प्लस वाई पी में वैल्यू डालो। ठीक है, तो एक्स पी क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर 4, तो 3 टू दी पावर 4 कितना होता है? 81। 81 मॉड 12 लिखा मैंने क्योंकि अभी 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना बाकी है। तो देखो डिवाइड करके दिखाया, 12 6 72, रिमाइंडर आ गया 9, तो 9 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, देखो ये इस समय x है, ये इस समय y है, तो मैं x की पावर p, सॉरी ये x की पावर p है, ये y की पावर p है, तो x की पावर p प्लस y की पावर p कर रही हूँ। तो 9 प्लस 9 किया तो 9 और 9 18 आ गया। फिर से z 12 से बाहर नहीं आना इसलिए मॉड 12 लिख दिया, तो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया तो 6 आ गया। तो आपने देखा 3 प्लस 3 की पावर 4 किया था तो मेरे पास ऊपर आया था 0 आया था ना शायद, ये रहा ऊपर 0 आया था, बट उनको किया तो मेरे पास एलिमेंट आ गया, क्या आ गया? ये 6 आ गया। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब अगर प्राइम नंबर ना हो तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दैट हैज करेक्टरिस्टिक 3। ठीक है, आपको ऐसा इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ढूंढना है जिसका करेक्टरिस्टिक 3 हो। तो आपने देखा, मैंने आपको ये चीज ना सिखा रखी है, कभी इनफाइनाइट चीज को फाइनाइट बनाना हो ना, जैसे ये, तो देखो जेड एक्स लेती तो इनफाइनाइट था, तो उसको फाइनाइट बनाने के लिए उसके कोफिशिएंट ना जेड एन से ले लिया करो। ठीक है, करेक्टरिस्टिक 3 लेना था तो मैंने जेड 3 एक्स ले लिया। इसका मतलब अब इसके पास पॉलिनोमियल्स जो होंगे वो तो इनफाइनाइट होंगे, बट उसके उसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो कहाँ से आएगा? आपको पता है जेड एन एक्स का करेक्टरिस्टिक क्या था? 3 था। ठीक है, तो रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट फ्रॉम जेड 3 ले लिया मैंने। ठीक, तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन बना जिसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 3 आ गया आपके पास, बिकॉज एनी पॉलिनोमियल ऑफ जेड 3 एक्स इज ऑफ द फॉर्म, ये वाला आ जाएगा। इसमें ये जितने भी करेक्टरिस्टिक है ना बेटा, A0 A1 A2 ये AN तक जितने भी कोफिशिएंट्स है ना, ये सारे कहाँ से आएंगे? Z3 तक आएंगे। Z3 के एलिमेंट क्या है? 0 1 2 यही होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, क्यों? क्योंकि मुझे करेक्टरिस्टिक को 3 शो करना है। इसका मतलब 3 से कोई भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करो तो 0 आना चाहिए। तो 3 के साथ मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया तो हर कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि सारी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 लेनी है, तो आपको पता है 3 के मल्टीपल सारे 0 होते हैं, तो मैंने 0 से मल्टी आ जाएंगे ये सारे। तो करेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 3 आ गया। ये तो मैंने ऊपर जेड एन एक्स पे भी आपको कराया, ठीक है ना, तो वही है।
और देखिए लेट आर बी अ रिंग एंड लेट एम टू आर, एम टू आर क्या होगा बेटा, एम मतलब मैट्रिसेस, टू मतलब 2x2 मैट्रिसेस, और आर मतलब विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। ठीक है, विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स आ गया, तो एम टू आर आ गया। अब मुझे बताना है कि वाई दीज टू रिंग्स हैव द सेम करेक्टरिस्टिक, कि रिंग का और ये 2x2 मैट्रिसेस का जो करेक्टरिस्टिक होगा वो सेम होगा, ये बताना है आपको। तो मैंने ले लिया एम टू आर, ले लिया सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, तो ये आ गया ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे शो करना है इस रिंग का करेक्टरिस्टिक और एम टू आर का करेक्टरिस्टिक सेम है। तो देखो एम टू आर का करेक्टरिस्टिक सपोज कर लो मैंने एन मान लिया, तो एन ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा कि जब भी उसके साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे एम टू आर का तो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जब एन के साथ ए बी सी डी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको जीरो मिलना मतलब जीरो मैट्रिक्स मिलना, तो मैंने मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाल लिया। इसको अब दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या कहती है, ईच एलिमेंट सेम होगा दोनों का, तो इधर से एन ए जीरो आ जाएगा, एन बी जीरो, एन सी जीरो, एन डी जीरो, तो एन ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर आ गया, कि कोई भी एलिमेंट लोगे तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो देगा आपको। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आर और एम टू आर दोनों का सेम करेक्टरिस्टिक होगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लेट आर बी अ रिंग विद एम एलिमेंट्स शो दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ आर डिवाइड्स एम। तो आर अगर रिंग है विद एम एलिमेंट्स, मुझे शो करना है इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, तो मैंने माना ऑर्डर ऑफ आर, आर दोबारा से सुनिए, आर इज अ रिंग विद एम एलिमेंट्स, तो रिंग के पास जितने एलिमेंट होते हैं वो होता है रिंग का ऑर्डर, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिंग आर इज एम। ठीक है, मुझे शो करना है करेक्टरिस्टिक जो होता है रिंग का वो ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग सपोज कर लो के है, तो मुझे शो करना है के डिवाइड्स दी एम, और एम क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिंग आर। तो देखो बेटा करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज के, तो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट के एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मुझे अब इस डेफिनेशन से मुझे ये भी तो पता चला कि एडिटिव ऑर्डर ऑफ एक्स इज के। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में और करेक्टरिस्टिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि करेक्टरिस्टिक हर एलिमेंट के लिए होल्ड करता है और ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होल्ड करता है। तो अगर ये डेफिनेशन के एक्स इक्वल टू जीरो तक की ही कंसीडर करूं तो इससे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है, के। ठीक है, तो मुझे पता चला एडिटिव ऑर्डर ऑफ एक्स इज के। अब जरा लैग्रेंजेस थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती थी बेटा ग्रुप थ्योरी की, उसको रिकॉल कीजिए। लैग्रेंजेस थ्योरम में आपने किया था कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब एलिमेंट की जगह पे ले लो एक्स और ग्रुप की जगह ले लो आर। आर क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि आर रिंग है और रिंग है तो ये अपने आप में प्लस के साथ ग्रुप बनाएगी एबिलियन। तो मैंने एक्स की जगह पे एलिमेंट की जगह एक्स ले लिया और ग्रुप की जगह आर ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ आर आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एक्स के था, ऑर्डर ऑफ आर क्या था, एम था, तो के डिवाइड्स एम आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई अ फाइनाइट रिंग आर मस्ट हैव अ नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक। तो रिंग आर ली, उसको फाइनाइट माना, उसका जो करेक्टरिस्टिक है हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये मुझे अब प्रूफ करना है। तो लेट आर बी एनी फाइनाइट रिंग सच, फाइनाइट है इसका मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अब मुझे शो करना है उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो नॉन जीरो है, यानी कि मैंने अगर करेक्टरिस्टिक के लिया है तो के शुड बी नॉन जीरो। तो अभी अभी तो हमने ऊपर देखा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द रिंग को। देखा ना आपने कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट था, उसने डिवाइड किया था रिंग ऑर्डर ऑफ रिंग को। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है, के, और ऑर्डर ऑफ रिंग क्या है, ऑर्डर आर। ठीक है, तो और डिवाइड की डेफिनेशन क्या कहती है, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू सम एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन डिवाइड की यूज करी, बट ऑर्डर ऑफ आर जो है वो आपका फाइनाइट है, तो इसका मतलब एंड नॉन फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आर इज इक्वल टू के इंटू सम एलिमेंट ऑफ आर। अगर फाइनाइट है और नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये सम एलिमेंट ऑफ आर जो है ये जीरो एलिमेंट तो नहीं है, तो ये कोई भी फाइनाइट एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये अगर फाइनाइट आ गया तो ऑर्डर ऑफ के आपका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्योंकि के को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ आर जो आ गया के इंटू सम नंबर है, तो वो सम नंबर जो है नॉन जीरो है। सपोज कर लो 1 2 3 जो कुछ भी हो, तो ऑर्डर ऑफ आर जो आ जाएगा वो भी आपका नॉन जीरो और फाइनाइट आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए करेक्टरिस्टिक निकालना है Z4 प्लस 4Z। ये प्लस क्या होता है, डायरेक्ट सम। इसका मत इसके एलिमेंट क्या होंगे बेटा, देखो
एक एलिमेंट Z4 से आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 4Z से आएगा, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसमें पहला एलिमेंट Z4 से आएगा और दूसरा एलिमेंट 4Z से आएगा। Z4 से आना मतलब वो एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 1 2 3 में कुछ भी हो सकता है। 4Z से आना मतलब वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है, तो B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 आपको पता ही है 4 होता है, और करेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z आपको पता है इंटीजर्स का करेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट था, ठीक है ना। तो ये 4Z भी क्या है, इंटीजर्स ही है, मल्टीपल्स ऑफ 4 आ गए, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 मिल जाए। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 4 है और करेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z 0 है। तो मुझे निकालना है Z4 प्लस 4Z का करेक्टरिस्टिक। इसका मतलब मुझे ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिसको मैं इस ऑर्डर्ड पेयर AB से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 0 मिल जाए। तो मैंने कहा सपोज कर लो वो पॉजिटिव इंटीजर n है, तो मैंने n को AB से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको NAB को खोला तो ये आ गया NANB, तो NA भी 0 आना चाहिए, NB भी 0 आना चाहिए। NA 0 कब आएगा, एक इसका एलिमेंट था Z4 का, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 होता है 4, तो इसका मतलब n होना चाहिए था 4, ठीक है। अब NB कब 0 आएगा, B कहाँ का एलिमेंट था, 4Z का, तो आपको पता है कि मुझे करेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z जो है 0 है आपके पास, तो मुझे क्या मिला, n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 0 मिल गई है, ठीक है ना। तो क्योंकि b को आप सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z आपका 0 तो नहीं होगा, हाँ 0 होगा, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z 0 था, तो इधर से n की वैल्यू 4 आ गई, इधर से n की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक के लिए लीस्ट वैल्यू लेनी होती है, तो 0 और 4 में लीस्ट वैल्यू 0 आ गई, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 प्लस 4Z क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक टू प्रूव दैट आइडमपोटेंट एलिमेंट फॉर्म्स अ सब रिंग। अब पहले तो आइडमपोटेंट एलिमेंट पता होने चाहिए। तो आइडमपोटेंट एलिमेंट होते हैं बेटा कि अगर x का कोई भी एलिमेंट x लिया उसका स्क्वायर किया तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, इसे बोलते हैं आइडमपोटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन ले ली मैंने सारी, जैसे निलपोटेंट के अंदर x टू दी पावर n 0 था, आइडमपोटेंट होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लो, शो करो कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये सबरिंग बनाते हैं। तो सबरिंग टेस्ट लगा दो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले शो करो कि S नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट ऑफ R है। तो S एलिमेंट कहाँ से ले रहा है, X बिलोंग्स टू R, रिंग R से ले रहा है, तो S इज अ सबसेट ऑफ R आ गया, ठीक है। अब शो करना है S नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी शो करने के लिए मैंने हमेशा सिखाया कि 0 एलिमेंट शो कर दो। तो देखो R अगर रिंग है तो उसके पास 0 एलिमेंट है, और X की जगह इस वाली पूरी डेफिनेशन में जहां मेरी पेंसिल है बेटा X की जगह 0 डालो, तो 0 बिलोंग्स टू R, यस इट इज ट्रू। 0 का स्क्वायर क्या 0 होता है, हाँ होता है, तो इसका मतलब 0 क्या है, S का एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो S क्या बन गया, नॉन एम्प्टी बन गया, तो S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R आ गया। अब मुझे क्या शो करना है कि A और B अगर S का एलिमेंट है तो A माइनस बी भी S का एलिमेंट है और A B भी एलिमेंट है S का। तो देखो मैंने बोला ना A एंड B बिलोंग्स टू S, तो देखो बेटा S की जो डेफिनेशन है ना ये, इसमें X की जगह A डालो तो क्या आ जाएगा, A बिलोंग्स टू R एंड A स्क्वायर इक्वल टू A। अब इस x की जगह b डालो तो b बिलोंग्स टू r एंड बी स्क्वायर इक्वल टू b। तो बेटा जिस बच्चे को ये ना पता चलता हो ना कि अगर a एंड b बिलोंग्स टू s है तो मेरे पास क्या क्या है, वो इस x की जगह पे a और b डाल दिया करो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है, a माइनस बी बिलोंग्स टू s, तो x की जगह a माइनस बी डाल दो, तो इसका मतलब मुझे शो करना है a माइनस बी बिलोंग्स टू r एंड a माइनस बी का स्क्वायर करूँ तो a माइनस बी आ जाए। ऐसे ही मुझे शो करना है ए बी बिलोंग्स टू एस, तो एक्स की जगह ए बी डाल दो, तो मेरे पास आना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी का स्क्वायर करूँ तो ए बी आ जाए, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए नीचे आ जाओ, तो देखो बी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको पता है रिंग के अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो माइनस बी भी आर का एलिमेंट आ गया। अब ए भी एलिमेंट है आर का और माइनस बी भी एलिमेंट है आर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों को माइनस किया ऐड किया तो मेरे पास आर का ही एलिमेंट आएगा बाय यूजिंग क्लोजर इन आर प्लस, ठीक है। अब ए माइनस बी का स्क्वायर करो, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट्स खोल दो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दी। अब आर दे रखा है कॉम्यूटेटिव रिंग है, अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी ए के बराबर होगा, तो बी ए और ए बी दोनों, मैंने ए बी की जगह बी ए लिख दिया, तो बी ए इंटू बी ए, सॉरी बी ए माइनस बी ए, ये क्या बना देगा, माइनस टू बी ए। अब टू बी को इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे पास क्या आ गया,
ये देखो, मैंने ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया क्योंकि ए एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट था, और बी स्क्वायर की जगह बी लिख दिया क्योंकि बी भी एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट था। इसको इस्तेमाल कर लिया। अब देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग मुझे 2 दे रखा है, इसका मतलब 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो 0 आना चाहिए। तो यहां पर 2b को 0 मानने के लिए, ये 2b को 0 मानने के लिए तो मैंने करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन यूज करी, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज 2, और इस बी स्क्वायर को b मानने के लिए मैंने आइडम पोटेंट की डेफिनेशन यूज करी, और ए स्क्वायर को ए मानने के लिए भी आइडम पोटेंट की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। तो मेरे पास आ गया ये सारा घूम के ए माइनस बी। तो मैंने शो कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी है, इसका मतलब ए माइनस बी भी एक आइडम पोटेंट एलिमेंट है, इसका मतलब वो एस का एलिमेंट है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या बन गया, एलिमेंट ऑफ एस बन गया। ठीक है, अब मुझे ए बी का एलिमेंट शो, ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई ना। अब मुझे ए बी को आइडेम्पोटेंट बनाना है। तो देखो, ए और बी अगर एस के एलिमेंट है तो ए और बी आर के एलिमेंट है, तो क्लोजर होल्ड करेगी आर के अंदर, तो ए बी भी आर का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर करो, तो ए बी का स्क्वायर किया तो ए बी इंटू ए बी। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करो तो बी और ए इकट्ठे हो गए, कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करोगे तो बी ए को ए बी लिख सकती हूँ। फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके शुरू की 2 ब्रैकेट इकट्ठी कर दो, लास्ट की 2 इकट्ठी कर दो। ए इंटू ए स्क्वायर होता है, बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है। आपको पता है ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर ए आ जाएगा और बी स्क्वायर बी आ जाएगा। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, बी स्क्वायर की जगह बी लिख दिया। तो मुझे पता चला कि ए बी का स्क्वायर करने पे ए बी आ जाता है, इसका मतलब ए बी इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो ए बी एस का एलिमेंट आ गया, तो मैंने लिख दिया बाय सबरिंग टेस्ट एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इन विच 20 इंटू 1 इज 0 और 12 इंटू 1 इज 0। आपको निकालना है, करेक्टरिस्टिक निकालना है आर का। ठीक है, तो देखो आर इंटीग्रल डोमेन है, तो आपको इतना तो पता है कि इंटीग्रल डोमेन है, तो मैंने आज थ्योरम प्रूफ कराई आपको कि इंटीग्रल डोमेन का जो करेक्टरिस्टिक है या तो 0 होता है या फिर प्राइम नंबर होता है। तो अगर करेक्टरिस्टिक 0 है तो देखिए क्या है, मेरे को दे रखा है 20 इंटू 1 इज 0। देखो 20 इंटू 1 0, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 20 नहीं ले सकती। ठीक है, क्योंकि 20 मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन चाहिए होता है, तो मैंने इस 20 के ना फैक्टर बना के देख लिए, तो फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब आप देखो इंटीग्रल डोमेन है तो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है, तो अगर 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो कोई एक एलिमेंट एटलीस्ट जरूर 0 होगा। तो यहाँ से मुझे जो भी मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 इंटू 1 0 या फिर 5 इंटू 1 0। ठीक है, क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो एक एलिमेंट 2 इंटू 1 बन सकता है, दूसरा 5 इंटू 1 बन सकता है। अगर 2 इंटू 1 0 हुआ तो करेक्टरिस्टिक 2 बन जाएगा, 5 इंटू 1 0 हुआ तो करेक्टरिस्टिक 5 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मुझे कंडीशन दी हुई है 12 इंटू 1 इज 0, ये गिवन है क्वेश्चन में। ऐसे 12 के फैक्टर बना दिए, 3 2 जा 6 2 जा 12। फिर से इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन यूज करी, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, तो या तो 3 इंटू 1 0 या 2 इंटू 1 0। तो 3 इंटू 1 0 होगा तो करेक्टरिस्टिक 3 बन जाएगा, 2 इंटू 1 0 हुआ तो करेक्टरिस्टिक 2 बन जाएगा। तो अब देखो 1 और 2 के अंदर कॉमन सॉल्यूशन ढूंढो। 1 में है करेक्टरिस्टिक 2 और करेक्टरिस्टिक 5, और सेकंड के अंदर करेक्टरिस्टिक 3 और उसमें करेक्टरिस्टिक 2। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा एलिमेंट है, 2। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक 2। इसका मतलब 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, विद मोर देन 2 एलिमेंट आपको शो करना है एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो देखो बेटा, मैंने लिया एक्स प्लस वाई क्यूब है ना, तो एक्स की जगह 1 ले लिया और वाई की जगह ए ले लिया। ठीक है, ये ए ना तो नॉन जीरो, ये ए नॉन जीरो एलिमेंट है और नॉन यूनिटी एलिमेंट है। तो 1 प्लस ए का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको खोल लो। ठीक है, खोल के मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब इस 3a को मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस ए, 3a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ, देखो 3a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ बेटा 3a इंटू ए, और 3a की जगह लिख दिया मैंने 2a प्लस ए। ठीक है, तो 2a प्लस ए इंटू ए आ गया। ठीक, अब आपने करेक्टरिस्टिक रिंग का आपको 2 दे रखा है, तो 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2a की जगह भी 0 डाल दिया और इस वाले 2a की जगह भी 0 डाल दिया और ब्रैकेट खोल दिया आपने। ठीक है, तो 1 प्लस ए क्यूब क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस, अगर 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस ए का होल क्यूब 1 प्लस ए क्यूब के बराबर है, इसका मतलब ये बीच के दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो मैंने इन दोनों को 0 डाला, जब 0 डाला तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब आपको पता है कि फील्ड है,
तो फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो ए भी जीरो होगा और वन प्लस ए भी जीरो होगा। तो वन प्लस ए को दोनों में से कोई एक जीरो होगा, जीरो। तो वन प्लस ए को जीरो माना तो ए आ गया -1। तो ए या तो जीरो है या -1 है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर माना था कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 + a³ जो है नॉट इक्वल टू 1 + a⁵। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो, a इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो आपका ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बेटा चैप्टर ऑफ इंटीग्रल डोमेन के जितने करने थे मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इंटीग्रल डोमेन का चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको 2 चैप्टर्स खत्म करा दिए, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू रिंग्स एंड चैप्टर 13 आपका इंटीग्रल डोमेन्स का। ठीक है, अब चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।